नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। पर फिर भाजपा सरकार सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। उन्नाव ने 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कब तक बेटियों की बलि उत्तर प्रदेश में चढ़ती रहेगी, कब बेटियां प्रदेश में सुरक्षित होंगी, आखिर कब। उन्हीं सवालों के साथ आज प्राइम डिबेट का मैं आगाज करने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर और सुनवाते हैं वो सारे बयान जो उन्नाव में हुई इस घटना की बानगी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की घटना ने एक बार फिर सबको शर्मसार कर दिया है। उन्नाव जिले से जिस तरह की वारदात सामने आई है, इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 2 नाबालिगों की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान है, क्योंकि जिस तरह से नाबालिगों की हत्या की गई है वह दिल को दहला देने से कम नहीं है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बुबुरहा गांव में खेत से 2 नाबालिग लड़कियों का संदिग्ध हालत में शव मिला है। दरअसल चारा लेने के लिए 3 नाबालिग लड़कियां खेत में गई थीं। जब देर रात तक लड़कियां घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले परेशान होने लगे और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं। इसके बाद यह खबर सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरी नाबालिग की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद गांव का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया है। पीड़िता के परिवार वालों को काफी बड़ा झटका सा लगा है। इस घटना पर पीड़िता की मां का रिएक्शन आया है। क्या कहा है पीड़िता की मां ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर न बंधे रहे, ऐसे पड़े रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है। हम किसी के कहीं का कहीं दे है, बताओ हम जब देखा नहीं न किसके कहीं दे। इस पर पीड़िता के चाचा का भी बयान आया है। क्या कहा है पीड़िता के चाचा ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। मालूम यही पड़ेगा, जब लड़का बयान देंगे तभी मालूम पड़ेगा क्या होना। जिस तरह से ये घटना हुई है, इससे हर कोई स्तब्ध है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या है। आशंका तो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की भी जताई जा रही है, लेकिन इस बात का पता तो जांच के बाद ही लग पाएगा। घटना के बाद परिवार का माहौल एकदम गंभीर हो गया है। घर से लेकर गांव तक शोक की लहर है। वहीं हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। इसके साथ ही 19 दरोगाओं, 70 मुख्य आरक्षी, 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं पीड़िता के गांव में कई लोग धरने पर बैठ गए हैं, साथ सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर विपक्षियों ने भी सरकार का जमकर घेराव करना शुरू कर दिया है। इस घटना पर कांग्रेस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला व सम्मान व मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रतिक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार को पूरी बात सुनने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है सुभाषिनी अली ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। बच्चियां खेत पर पाई गई, लोग समझ गए बहुत सीरियस है। अभी अस्पताल से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पर है और इसलिए किसी को देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे। तो मैं भी नियम का पालन करती हूँ, लेकिन ये है मतलब चिंता का विषय है, आक्रोश का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज 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 ऐसा क्यों हो रहा है।
कहीं लड़कियों का बलात्कार, कहीं उनकी हत्या, कहीं जादू टोना। आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में जो ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं? मुझे लगता है कि जो सरकार को करना चाहिए, मतलब लोगों की सुरक्षा, लोगों को मतलब जो न्याय है न्याय मिले, वो सब काम छोड़ करके वो दूसरे अपने एजेंडे में लगी हुई है, जिसकी वजह से इन घटनाओं का बस इतना बुरी तरह से बढ़त हो रही है कि हम लोग सब परेशान हैं। इस घटना पर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट किया, और क्या होना बाकी है? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफा मांगा जा सके और राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। और भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार इस घटना को लेकर कोई बड़ा कदम अवश्य उठाएगी और उन नाबालिगों को न्याय मिलेगा। सपा नेता अनुराग भदौरिया का इस घटना पर अपना रिएक्शन आया है। क्या कहा है अनुराग भदौरिया ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। महिलाओं पे अत्याचार रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपका रोमियो स्कर्ट, कहाँ है आपका शक्ति मिशन? चाहे वो हाथरस की घटना हो या बदायूं की घटना हो, उन्नाव की हो, फिर उन्नाव में हुई, अब फिर उन्नाव में घटना घटी कि 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई और एक बच्ची जिंदगी मौत से हॉस्पिटल में जूझ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार किसको ठोक रहे हैं आप? किसको ठोक रहे हैं? अपराध तो दिन रात यहाँ पे अपराधी अपराध करते चले जा रहे हैं, फिर ठोक किसको रहे हैं? ये बड़ा सवाल है सरकार। पुलिस प्रशासन भी इस पर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है और पुलिस की तरफ से बार बार परिवार के लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। अब जिस तरह इस वक्त पीड़िता के परिवार की हालत है, उन्हें सिर्फ सहानुभूति ही दी जा सकती है। उन्नाव के एसपी ने इस पर अपना बयान दिया है। क्या कहा है उन्नाव के एसपी ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी हम सभी लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित लड़की थी, उसके माँ के द्वारा ये बात बताई गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि लड़कियाँ जो है वहाँ पे अचेत पड़ी हुई थी और किसी के हाथ नहीं बने थे, ये बात बताई गई है। अभी इसमें सभी के स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अनुसार जो है सभी तथ्यों पर छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो देखिए आपने हमारी ये खास रिपोर्ट। तो कहां है आज महिला सुरक्षा के दावे करने वाले लोग? कहां गए महिलाओं के सम्मान में बातें करने वाले लोग? कौन लौटाएगा उन नारियों की जिंदगी जो आए दिन दरिंदों के जुल्म का शिकार होती है? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया गया था। क्या वो वादा चुनावी वादा था? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे ही प्रदेश के हालात होते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन सकता। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और सवाल यही कि कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश। इसी के साथ आज हमारे डिबेट में मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी, सपा नेता विवेक पांडे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ स्काइप से जुड़ेंगी, नीलम यादव जुड़ चुकी हैं, माफ कीजिएगा। तो पहला सवाल मेरा अमित जी आपसे है कि लगातार जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ दरिंदगी हो जाए, हत्याओं के मामले हो जाए, लूट की मामले हो जाए, अभी हाल ही में एक दरोगा को सरेआम गोली मार दी गई थी, चाहे कितनी घटनाएं हो जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की बनने की राह पर आगे बढ़ पाएगा? देखिए कीर्ति जी, जो आज का विषय है वो बहुत संवेदनशील है। इसमें मैं राजनीति नहीं करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने उचित कदम उठाया, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जांच लगातार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि जहर देकर उनकी मौत हुई है। तो मेरा कहना यह है आपसे कि मुझे जितनी जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि अभी जो हर पहलू पे जांच हो गई, आपने भी दिखाया कि जांच चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं हमें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दरिंदगी और रेप के आरोप है, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए, तो मैं कहना चाहता हूं कीर्ति जी, देखिए जिस तरीके से आज राजनीति इसको बनाकर एक दलित युवती को बताकर एक राजनीति करने का काम किया जा रहा है, इसको विपक्ष से इसको बचना चाहिए। विपक्ष से इसको ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो इस तरीके के मुद्दे पर, क्योंकि वो एक देश की बेटी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, जांच से निकल के सामने आने दीजिए। हम तो कह रहे हैं अगर दोषी है कोई तो कार्रवाई तो निश्चित होगी। अगर घटना घटी है तो दोषी है इसमें कोई। अगर किसी ने जहर दे के भी मारा है तो कोई अपराधी होगा, उसी ने किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि आपके रिपोर्ट में भी आप बता रहे थे कि सरकार ने नजरबंद कर रखा है परिवार को, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर नजरबंद होता तो उसकी मां कैमरे पे बयान ना दे पाती। आपने भी गए, आपके भी चैनल ने वहां बात की है। दूसरी चीज है कि अभी भी मां के और इनके चाचा के जो बात में विरोधाभास है। इनके माताजी ने कहा है कि हाथ पैर बंधे नहीं थे और चाचा ने कहा कि हाथ पैर बंधे थे। तो पुलिस वो भी पहलू पे जांच करिए, क्या ये कहीं और सुई इसकी कहीं और जा रही है, कोई अपने ने इस घटना को अंजाम दिया है क्या? देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है, जांच हो जाने दीजिए। जांच से पुलिस की कार्रवाई पर हमको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, हमें अपने संविधान पर भी भरोसा रखना चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति से जो भी अपराधी जिस भाषा में भी समझेगा उस भाषा में समझाएंगे और जंग से जंग इस साजिश का खुलासा करके प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। यूपी पुलिस पर किस तरह से भरोसा किया जाए अमित जी, जब इतने केस हो जाते हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का हो जिसमें 6 दिन तक महिला की जांच नहीं हो पाती है, उस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए जो छावनी में तब्दील कर दिया जाता है? आप कह रहे हैं वहां पे तमाम रिपोर्टर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त पहले उन्हें नजरबंद किया गया था। देखिए कीर्ति जी, कुछ जब घटना घटती है तो पुलिस का पहला काम होता है कि परिवार का बयान दर्ज करे। उतने समय के लिए नहीं, पर्दे में नहीं, आपके सामने आए ना, परिवार ने हाथरस में क्या पर्दा डाला था? क्या हाथरस में क्या परिवार से लगातार लोगों ने बातचीत नहीं की? जो खबर आप लोगों ने दिखाई, कहीं उसको बैन किया गया था क्या? बताइए। आज भी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस समय राजनीति ना करते हुए सही जांच हमको देखनी चाहिए। और अभी तक ना किसी के ऊपर, ना परिवार की किसी से कोई दुश्मनी निकल के आ गई है, ना किसी तरीके से इसमें रेप की पुष्टि हो गई है। तो शुरुआती जो जांच में निकल के आ रहा है उसमें यही निकल के आ रहा है कि कोई अपना भी इस घटना को अंजाम दे सकता है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? जहां तक कुलदीप सिंह सेंगर की बात है, कुलदीप सिंह सेंगर ने घटना को अंजाम किसकी विधायक थे, किसकी सरकार में थे? जिसकी सरकार में थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारी सरकार ने कार्रवाई करने का काम उन पर किया। वो विधायक रहते हुए जेल के पीछे हमारी सरकार ने उनको भेजने का काम किया। और आपने अभी बात की पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है, क्या आपने ये भी तो बताना चाहिए कि पुलिस ने ऑन द स्पॉट उस आरोपी को मार भी तो गिराया? तो यहां पर किसी को बख्शने का काम नहीं करता। हम एनकाउंटर करने में पीछे नहीं हटेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का जो सपना हमने प्रदेशवासियों को दिया है वो पूरा करके दिखाएंगे। उसी पे हमारी सरकार चल रही है। किस तरह से करेंगे आप पूरा? मैंने रेप की बात नहीं करी कि रेप हुई है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा क्यों तार-तार हो रही है? सिर्फ सवाल ये है। जरूरी नहीं है कि अगर रेप हो तभी हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, राजनीति से हटके पूछना चाहता हूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राजनीति चाहती भी नहीं तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए अगर उस हमारे घर का ही कोई सदस्य हत्यारा निकल जाए तो उस पर सरकार क्या करेगी? आप मुझे बताएंगे। क्यों इतने सख्त कानून नहीं है हमारे देश में? सख्त कानून में जब अपराधियों की रूह कांप जाए इस तरह के काम करने से पहले। देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ रूह कांप रही है आज उत्तर प्रदेश में बदमाशों अपराधियों की। देखिए किस तरीके से तख्ती डाल के अपराधी जाते नहीं है कि मुझे जेल में डाल दीजिए। ये आपने पहले कभी उत्तर प्रदेश में देखा था क्या? आज क्यों नहीं माफिया दूसरी जेल से उत्तर प्रदेश में आ नहीं गए? क्योंकि उनको पता है अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो या तो सुधर जाएंगे या तो फिर निपट जाएंगे। विवेक जी, आपका क्या कहना है? क्या इतने सख्त कानून हैं इस दौर में कि अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, इतने खौफ में है? बहुत ही संवेदना के साथ सबसे पहले तो मैं इस मंच को धन्यवाद देता हूं कि आपने निमंत्रित करके मुझे इस संवेदनशील विषय को पे अपने विचार रखने का मौका दिया। और एक निवेदन करूंगा आज अपने मित्र से कि आज अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए सरकार के पक्ष को केवल मजबूत करने का प्रयास, निरर्थक प्रयास ना करते हुए आइए हम समाधान ढूंढे और समाधान की तरफ चलते हुए हम ये देखें कि इस तरह की घटनाओं पे कैसे अंकुश लगाया जा सके, या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से निकलकर आज कुछ ऐसी डिबेट की जाए जिसमें एक समाधान की दिशा में बढ़ने की कवायद जो है, जिसको ये प्रयास कहते हैं, वो शायद थोड़ी सफल हो जाए तो मुझे लगता है कि आने वाली घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। यूं आवाज बुलंद करने से केवल आप झूठ को सत्य साबित नहीं कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण, योगी जी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन दुराचारी, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी रेप के कन्विक्शन होंगे या जो भी लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले होंगे उसमें जो पोस्टर हैं आरोपियों के चस्पा किए जाएंगे। और अवनीश अवस्थी जी ने इस पर बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कहां है अवनीश अवस्थी? आज के समय में तो मुझे लगता है कि वो कहीं सुनाई भी नहीं देते हैं, जिसकी की जिम्मेदारी थी। अब छोटा सा बात, उन्नाव कांड में हमारे मित्र ने कहा था कि बहुत जिम्मेदारी से इनके सरकार एनकाउंटर, इनके सबसे बड़ी समस्या यही है
कि इस सरकार की मानसिकता एनकाउंटर से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। सोशल वेलफेयर, क्राइम वेलफेयर का मतलब यह नहीं कि क्राइम को बढ़ावा देना, क्राइम कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, वो इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी कोई काम किया हो तब उसके बारे में इन्हें कुछ पता हो। इन्हें गोली और एनकाउंटर के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उन्नाव कांड जब हुआ था, सीबीआई ने अपनी जब रिपोर्ट चार्जशीट फाइल की थी, उसमें 3 अधिकारी, जिसमें 2 आईपीएस थी और 1 डीएम थी, उनके ऊपर सीबीआई ने सिफारिश की थी कार्रवाई करने के लिए कि इन अधिकारियों पे उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। लेकिन क्या कार्रवाई हुई वो तो आज भी पदस्थ है। और आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की उस पे काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस हमारी नीति के उसमें है। मैं आपको बताऊं बहुत छोटी सी बात, सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा देगी पुलिस। कल की घटना बता दूं, बीच रास्ते महिला दरोगाओं से अभद्रता और मारपीट आगरा में हुई है। महिला दरोगाओं की बात कर रहा हूं मैं, और ये कर रहे हैं कि हमारे यहां जीरो टॉलरेंस केवल हम यहां स्टूडियो में बैठ के बयानबाजी करेंगे उससे नहीं क्रिएट होगा। जीरो टॉलरेंस के लिए हमें मॉडर्न पुलिसिंग को लाना पड़ेगा। मॉडर्न पुलिसिंग के साथ सरकार में क्यों नहीं थी फिर ये नीतियां? मैं आपको बता रहा हूं, सपा सरकार में देखिए, ऐसा नहीं है कि सपा सरकार में ये नीतियां नहीं थी। सपा सरकार में डायल 100 हमने रीलॉन्च किया था 2 अक्टूबर को। हाँ, भी था, सब कुछ था जी, लेकिन क्राइम रेट कितना था ये आपको ही पता है। बिल्कुल पता है, मैं लेके आया हूं, डेटा है मेरे पास। वो ये कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो उनको सामने रखकर हम क्या ही बात करें। देखिए एक बात बता दूं आपको, अगर आप आईपीसी सीआरपीसी की कोई भी अगर आप पढ़ती हैं, जो क्राइम ऑफ लॉ का जो पूरा इथिक्स है, उसमें दिया जाता है कि घृणा अपराध से करो, अपराधियों से नहीं। मैं आपको फिर ये मैं अपराधियों को तो संरक्षण, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लड़के चाहे क्रिमिनल हो, चाहे नॉन क्रिमिनल हो, चाहे ऑफेंसिव हो, चाहे नॉन ऑफेंसिव हो, आप एक बार जेल का विजिट करके देखिए। आरोपियों की तो बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आज भी जेलों के अंदर बंद हैं जो कि आरोप भी साबित नहीं है और वो सालों साल से जेल के अंदर है। तो आप इस बात को केवल एक ही मुद्दे से मत पकड़ के चलिए जिसका राजनीतिक उपयोग किया जा सके। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस की जगन्य घटना जिसकी बात आज हो रही है के मूढ़ी में नहीं हूं ना, मैं बिल्कुल सुरक्षा की बात कर रही हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि सपा सरकार में क्या किया गया और भाजपा सरकार में क्या कर रही है वो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मॉडर्न पुलिसिंग जब तक आप नहीं लागू करेंगे, जो कि हम पूरी तरह प्रयासरत थे करने के लिए और हमने उस दिशा में काम करना भी शुरू था, ठीक है, हमें इस प्रदेश की जनता ने नहीं स्वीकारा, हम नहीं आ पाए, लेकिन जब भी हम दोबारा, हमारे पास पूरी नीतियां हैं। दोबारा का मौका नहीं, एक बार में आपने क्यों नहीं किया? 5 साल आपकी सरकार थी। मैं बता रहा हूं क्यों इस तरह की बयानबाजी हो जाती है? मैं उसी पे आ रहा हूं आजम खान क्यों कह देते हैं कि हो जाता है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आजम खान कह देते हैं हो जाता है, लेकिन उस वक्तव्य को आपने केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा। देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही, जो आपने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई कर देता हूं। आप किसी भी केंद्रीय कारागार के बाहर चले जाइए, यह स्लोगन बाकायदा उस कारागार के बाहर लिखा होता है, ठीक है। आप किस नजरिए से किस बात को देख रहे हैं, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो करता है। अब जैसे इनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस, आपको जीरो टॉलरेंस कहीं पूरे शहर में दिखाई दे रहा है, पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई दे रहा है? मैं राजनीति पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हाथरस की घटना पे चलिए आ जाते हैं, जो आज विषय बिंदु है। क्या हाथरस को फिर से छावनी में नहीं बदल दिया गया? पत्रकारों की बात की इन्होंने कि जिस तरह से पूर्ववर्ती घटनाओं में रिपोर्टरों ने रिपोर्टिंग की, आप लोगों ने दिखाया, किस प्रकार दिखाया, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या आपको नहीं पता? अगर आप जीरो टॉलरेंस पे बिलीव करते हैं तो पत्रकारों को कवर करने दीजिए, पत्रकार जाएं, स्टेटमेंट ले, जो सत्य है पूरे देश को दिखाएं। बीजेपी वालों से पूछ लेंगे, वो तो हमने उनसे पूछा कि पर्दा डालने की कोशिश क्यों की जाती, वो तो हम पूछ लेंगे। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों आपकी 5 साल की सरकार में, क्योंकि मेरे पास भी आंकड़े हैं, आपको ही पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह के, एक से गोमती नगर से लेकर कहां तक के केसेस किस तरह से सामने आए, महिलाएं कितनी असुरक्षित थी। क्यों हर सरकार बातें करती है, दावे करती है कि महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, इतनी चीजें बना दी जाती है, रोमियो स्क्वाड की बात होती है, 10-90 क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन जब उस 10-90 पर फोन किया जाता है तो क्यों आखिर चीजें वही मिलती है? नाकामी, सिर्फ और सिर्फ नाकामी। विवेक जी, मैं आप पर आऊंगी, लेकिन मैं नीलम जी पर जाना चाहती हूँ। नीलम जी, आप भी एक महिला हैं और महिला के तौर पर मैं आपसे जाना चाहूंगी, क्यों इस तरह की इतने हल्के में लिया जाता है चीजों को कि अभी रेप नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ जहर खिलाया गया है, हो सकता है उनके परिवार वालों ने खिलाया हो, लेकिन 3 बेटियों के साथ ये चीजें हो जाती हैं और इतनी आसानी से लिया जाता है। नीलम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कीर्ति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित अपने आप को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही, मैं तो ये कहूंगी जैसे हमारे अभी भाजपा प्रवक्ता भाई जो हैं
इन्होंने ये कहा कि रेप नहीं हुआ, हत्या हुई है, उनका परिवार हत्या कर दिया। मैं कहती हूँ चाहे परिवार हत्यारा हो चाहे बाहरी हत्यारा हो, हत्या तो हत्या होती है। अपराध जो खुलेआम हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किस अपराधी पर अंकुश लगाया गया, किस अपराध पे अंकुश लगाया गया? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं एक महिला हूं और अगर जिस तरह से उन्नाव में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हमारी माँ और बहनों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, खुदा न खास्ता ये मेरे घर में हो जाए ताकि हम या हमारे किसी अन्य साथी के घर में हो जाए, तब हम क्या करेंगे? जिस तरह से हम आपने बिल्कुल बोला कि मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते क्या किसी की बेटी, किसी की बच्ची, किसी के घर की बहू की आबरू नहीं होती है। मैं कहती हूं कि अगर घर का ऑनर की अगर घर का जो ऑनर है अगर वो अपराधी है तो सजा आप क्या दोगे? या बाहरी अपराधी है उसको सजा क्या दोगे? इस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहू और बेटियां और महिलाएं और बच्चियों का कब्रगाह बन चुका है उनके लिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है या किसी की भी सरकार हो, मैं कहती हूं इस पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है? आज उनका घर है, कल हमारा घर होगा, कल आपका घर होगा, कल आपकी बच्चियां बंधी होंगी पेड़ों पर। तो इस पे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में ये जो जनता है ये सब लोग सड़क पर आए और इसके लिए आवाज उठाएं कि इस सरकार में अपराधियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है। अमित जी, किसी हाल में बिल्कुल हमारी बच्चियां अगर बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अमित जी जवाब दीजिए। जवाब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जवाब ये मैं चाहती हूं मैं कि उस करने के बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती हैं? क्यों आज भी लड़कियां अपने घर से बाहर निकलने में डरती हैं एक वक्त के बाद? देखिए कीर्ति जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि रेप नहीं हुआ या कुछ भी। मैंने ये कहा कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी पुष्टि नहीं हुई है, आगे पुष्टि होगी, सामने आएगा तो चीजें निकल के आएंगी, कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे मुंह में ये बात नहीं डाले। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है या विवेक जी अभी एक बात कह रहे थे, बिल्कुल मॉडर्न पुलिस की व्यवस्था भी सरकार एक दिन में नहीं लागू होती है, उसकी एक व्यवस्था होती है, उसको बनाया जाता है। विवेक जी सुन लीजिए, मैं साहब की बात सुन रहा हूं, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। आज मैं सुन के बात करूंगा। हाँ, जहां तक की बात है, आज इन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें बताई। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे इनके नेता हो मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी जो स्वयं अपने मंत्री जो रेप के आरोपी थे गायत्री प्रजापति, क्या उनके साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे? स्टेज पे उनके साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? ये भी देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। आज हमारी सरकार है, मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी सरकार है, हमारे अंदर चुनौतियां हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज एनसीआरबी के आंकड़ों को आप उठाइए, मैं कहता हूं उठाइए। और आज उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट महिलाओं के विरुद्ध कम नहीं हुए हैं पिछली सरकार से? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से। आज नहीं कम हुए हैं। नहीं एनसीआरबी के आंकड़े रखे हुए हैं। नहीं सुनिए, जी हाँ, 66% 2000 तो अपडेट ही नहीं हुआ है। देखिए 15 की कंपैरिजन 19 का जो डेटा है उसमें 66% का जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब दलितों पे मैं आपको बता देता हूं। 2000 का बात नहीं करिए। नहीं आप दलितों पे आइए ना। नहीं अब आप सुनिए, आपके समय में हम समाधान नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। समाधान के विषय में ना जाकर राजनीतिक राजनीति हो ही गई है। आप राजनीति ना बता कर राजनीति कर रहे हैं। आप इतने नेता नहीं थे तो जांच हो जाने देते, फिर आपके नेता बयान देते। उन्होंने तो जांच भी नहीं होने दी, योगी सरकार पर हमला बोल दिया। अभी निकल के कोई और चीज आएगी तो क्या हम देश से माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। हम पीड़ित के परिवार को नहीं समाप्त करते ना, जैसे सेंकर में और प्रकरण में बाकायदा आप लोगों ने चिन्मयानंद के मामले में कर दिया। आपने तो आज आप इस पे बताइए, हाथरस को पूरा क्यों बनाया? आपके तो नेता अंगवस्त्र पर ध्यान देते हैं, ये भी तो बताइए देश को। साक्षी महाराज का हम अपनी शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। बताइए आप, साक्षी महाराज फिर राजनीति आप बताइए। आजम खान अमित जी, राजनीति नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए एक मिनट, विवेक जी और अमित जी, दागी हर सरकार में है, उठेंगी उंगलियां तो दोनों तरफ से उठेंगी। नहीं तो बात रखने दीजिए, अपने समय पे बोलेंगे ना, मैं बना तो नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात सुन रही हूं। आपने एनसीआरबी के आंकड़े बोले, मैंने आंकड़े बताए। उन आंकड़ों को झुठला कैसे सकते हैं फिर आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज महिला अपराध में देश में नंबर 1 राज्य कौन सा है? मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, आपको जानकारी नहीं, राजस्थान है।
उत्तर प्रदेश आगे आपके लिए जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं, बनाया है, उन आंकड़ों के अनुसार बात करिए। को बनाया है, आप एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बात करिए। आपने अपराधी कैसी बलात्कारियों बात को है? टिकट दिया चुनाव में, आप आपके बलात्कारी एक जीते हैं मिनट, चुनाव में, आपके विधायक नेता। अमित जी, कौन सा प्रदेश ऊपर है, कौन सा नीचे है, ये मायने नहीं रखता। महिला सुरक्षा कहाँ है, ये मायने रखती है। महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार पिंक बूथ की व्यवस्था की है। आज अलग से पेट्रोलिंग पुलिस के लिए की जा रही है। पुलिस महिलाओं के लिए अलग स्कूटी से महिलाओं को दिया गया पेट्रोलिंग करने के लिए। आज उनके लिए अलग एक वो बनाया जा रहा है। पिंक बूथ आप देखिए, हर चौराहे पर आपको देखने को मिलेगा। वहां जाए और वहां पर सिर्फ महिला रहेंगे और महिला की सुनवाई सिर्फ महिला इंस्पेक्टर या महिला पुलिसकर्मी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। नीलम जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं और एक बार फिर राजनीति की तरफ नहीं मोड़ेंगे, लेकिन मोड़ वही दिया, क्या कहना है आपका? बोलूंगी आपके चैनल पे। और कीर्ति जी देखिए, जिस तरह से अभी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि मिशन शक्ति बनाया गया, मैं कहती हूं कि ये मिशन शक्ति इनका फेल है। इसी मिशन शक्ति के बनाने के दौरान इनकी पुलिस महिला कर्मी के साथ अभद्रता हुआ था। खीरी लखीमपुर में राज्यसभा सांसद वर्मा जी वहां पे मौजूद थी, रेखा वर्मा जी, और उनके सामने एक पुलिस महिला कर्मी के साथ अभद्रता हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा। जब उन्होंने उसको पुलिस थाने जब वो लेके गई उस अभद्रता करने वाले कार्यकर्ता को, तो वही विधायक उसको छुड़ा करके ले गए। तो जिस उत्तर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, बच्ची नहीं सुरक्षित है, महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। हाथरस की बात करेंगे, हाथरस कांड में अगर सोशलिस्ट राजनीतिक दल अगर नीचे नहीं आता तो इसको भी दबा दिया जाता। इस कांड को न जाने कितने हत्याओं को, कितने बलात्कारियों को बचाया गया है, कितने घटनाएं दबा दी गई। आप देखिए, कानपुर में देख लीजिए, गोरखपुर में देखिए, लखनऊ में देखिए, लखीमपुर में देखिए, झांसी में देखिए, महोबा में देखिए, अब तमाम ऐसे जिलों में देखिए जहां पे बलात्कार और जघन्य की अपराध की घटनाएं घट रही हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहा है। इस बात को क्यों नहीं आप स्वीकार कर लेते हैं? आदित्यनाथ जी रोज बोलते हैं अपराधियों पे अंकुश लगाया जा रहा है। अरे ठोको नीति आप अपराधियों पे नहीं, उन गरीब और मजलूमों को किया जाता है, उनको ठोकते हैं आप, जेल में आकर पीटते हैं, पीट के मार डालते हैं। उन जो पीड़ित परिवार होते हैं उनके FIR दर्ज नहीं होते हैं, उनको जी शायद तक आवाज, उनकी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी नीलम जी, कीर्ति जी हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी मैं यही कह रही हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में अगर आप ये कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बन गया है, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जिनका मैं नाम बताया है, गोरखपुर से लेकर के झांसी तक, और झांसी से लेकर बलरामपुर तक, बलरामपुर से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के महोबा तक, महोबा से लेकर हाथरस तक, ये सारे जगह पे महिलाओं और बच्चों के साथ जघन्य अपराध और हत्याएं हुई हैं। मैं कहती हूँ अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहा है? अपराधियों को नीलम जी, आदित्यनाथ जी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल पर काम करने वाली है। दिल्ली के भी एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास हैं, 20% की बढ़ोतरी हुई है वहां पर भी। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं कहती हूँ कि दिल्ली सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस है, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। किसके हाथ में पुलिस है ये मायने नहीं रखता। होता है वो कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अंधेरी गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाई ताकि हमारी महिलाओं और बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अंधेरे में ना जा सकें। अगर नीलम जी इस पे जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। नीलम जी, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस बात का जवाब चाहिए आपको, आप बोलिए। नीलम जी से पूछिए। नीलम जी, आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी की महिला नेता है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बताया 52 महिलाओं का यौन शोषण उनकी आपके नेताओं द्वारा किया गया। क्या कार्रवाई की आपने, बताइए। ये लिखित है। क्यों महिलाओं कहीं नहीं है? कीर्ति जी, महिलाओं कहीं नहीं है, महिलाओं कहीं नहीं है। क्यों? सच लिखा तो बनाने लगी। आगे जवाब दीजिए ना, आगे जवाब दीजिए। अब बौखलाने लगी, अब बौखलाने लगी आप। सिर्फ यही बौखला गई है, एक ही अभी खोना है। अब मैं पूछता हूँ, अब मैं इनसे पूछता हूँ, क्यों होता है कि सिर्फ राजनीति एक दूसरे पर कीचड़ कब तक उछालते रहेंगे? कीर्ति जी से पूछिए। सोमनाथ भारती जो अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाता था, वो क्या था, उस पर क्या कार्रवाई की, उसको
को दोबारा टिकट देकर विधायक अमित जी, छीन करके सीबीआई के हाथ में गया। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम होता है। अरे सोमनाथ भारती के बारे में बताइए, भरोसा नहीं है। सोमनाथ भारती के बारे में बताइए। अरे कमेटियों की सरकार है ये। आप लोग चिल्लाना बंद करेंगे तो बात होगी। सच्चाई आई तो मुख बंद होने लगा, खंगाने लग गया। आई तो आपको दर्द हो रहा नीलम है। जी, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अपराधी एक मिनट। हो सकता है। नीलम जी, मैं बात कर रही हूं महिला सुरक्षा पे, आप बोल रही हैं उत्तर प्रदेश की बात करिए, वो आप पे कीचड़ उछाल रहे। क्यों ऐसे कानून नहीं बन जाते हैं कि ये बातें ही ना हो, ये टॉपिक ही डिबेट में ना उठे? कीर्ति जी मैं इसी अभी इससे पहले मैंने यही बात कही है कि चाहे हक अपराधी हो, चाहे वो रेप किया चाहे नहीं किया, उसने जहर खिलाया, मैं ये कह रही हूँ कि अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? हमारा जो केंद्र सरकार है ऐसा कोई सजा का प्रावधान क्यों नहीं कर रहा है? नीलम जी, मैंने भी आपसे पूछी, दिल्ली में सरकार है, क्यों नहीं स्वाति लग रहा? मालीवाल जी ने इसी महिला सुरक्षा को लेकर के हमारी महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं, दिल्ली में इतने दिन तक उन्होंने भूखे प्यासे अनशन किया, सिर्फ इसीलिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और 6 महीने के अंदर अपराधियों को सजा हो। लेकिन उस पे क्या किया सरकार ने? ऐसे कोई प्रावधान क्यों नहीं बनाती? मेरा भी ये सवाल है। ठीक है, जवाब ले। जो हो सकता है मैं अपने महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, सड़क पे मैं सुरक्षा के लिए मांग तो कर रही हूँ। हाँ ठीक है अमित जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा इन्होंने इतनी बात कही। अब मैं इनसे पूछता हूँ और जवाब दे दें, अगर मैं चाहता हूँ, उम्मीद है कि दे देंगे। अमुतुल्ला खान, आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ, मैं बस सरकार की बात कर रही हूँ। आप सरकार की बात कीजिए। आप पहले वो जवाब दीजिए जो कीर्ति जी ने पूछा उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश है ये, उसके बारे में आप जवाब दीजिए। अरे बौखलाइए मत, सुन लीजिए, आपकी बात बहुत देर से सुन गए, बौखलाइए मत। अब मैं इनसे पूछता हूँ, सुनिए, मर्यादा थोड़ी सी अमित जी सुनिए। नहीं तो मनोज कुमार कौन थे? अभी भी विधायक कोंडनी है इनके यहाँ से। उन्होंने क्या किया था? अपनी बीबी को मारते हुए घर के अंदर 1 हफ्ते तक बंद किया, बाद में उनको बाहर पुलिस ने निकालने का काम किया था। और सोमनाथ भारती जो अपनी बीबी को कुत्ते से कटवाने का काम किया था, ये क्या झूठ है? अगर जी नहीं, अगर झूठ बोल नहीं है, किसको बर्खास्त किसको किया आपने? आप झूठ बोल नहीं है, किसी को बर्खास्त नहीं किया। आप मुझे बताइए, सोमनाथ भारती विधायक है कि नहीं है? सोमनाथ भारती विधायक है कि नहीं है? झूठ मत बोलिए। अगर आपको झूठ है, आपकी पार्टी का जन्म ही झूठ से हुआ है। अमित जी और नीलम जी, ठीक है। सरकार क्या कर रही है? निकम्मे आप लोग हैं, आपकी सरकार है। शब्दों की मर्यादा बनाएं। और तो बड़ा निकम्मा है, बिना टिकट नहीं किया जो संजय सिंह, जो आए दिन झूठ के आरोप लगाता सरकार पे। अमित जी, आपका तो खुद का तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको 2-4 FIR हो गए तो संसद में रोने लगे। चलिए झूठ की पार्टी है, झूठ की पैदाइश की पार्टी है। अमित जी, मुझे झूठ नहीं पता किसकी पार्टी का कितना है, और जब ऐसे कच्चे चिट्टे खुलते हैं ना तो सबके ऊपर हक बराबर से आता है। ठीक है, मैं बात सिर्फ महिला सुरक्षा की कर रही हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, चाहे वो महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो दिल्ली की हो। जी विवेक जी। देखिए, जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है हमारे मित्र द्वारा, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि महिलाओं को इसी प्रकार से संबोधित करना या इन लोगों के बहरहाल आचरण में है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि इस विषय पे जो हमारे दोनों ही प्रवक्ता जिस तरीके से डिबेट कर रहे थे, इस डिबेट को मैं फिर एक निवेदन करता हूं कि इसको समाधान की तरफ लेकर के चलते हैं। आलोचना और तर्क कुतर्क की राजनीति से बाहर उठ करके थोड़ा सा महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। मैं आ रहा हूं उसी विषय पे आ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इंटरप्शन बिना किए देखिए बराबर सुना है, मुझे पूरा समय दीजिएगा। देखिए, किसी भी चीज को सुरक्षा की बात जब भी होती है तो बात आती है सीधे सीधे पुलिस की। सुरक्षा कौन देता है? हमें पुलिस देती है। आज भी हमारे देश की पुलिस जो है 1861 के पुराने अंग्रेजों के समय के पुलिस कानून द्वारा संचालित की जा रही है, जिनमें कई खामियां हैं। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, पुलिस का उदय क्यों हुआ? सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि जो हमें सुरक्षा देगा, जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो आप उससे सुरक्षा की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब वो सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस प्रकार के कानून और नियमों द्वारा उपनियमों द्वारा बंधे हुए हैं कि वो चाह कर भी अपनी बात सार्वजनिक पटल पे नहीं ला सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। मैं माफी चाहूंगी, हाँ। आपको इंटरप्ट कर रही हूं। आपने बोला
हमारे जो संविधान बने हुए हैं जी। वो कितने पुराने हैं, उसमें जी। कोई बदलाव नहीं हुआ, ये जी। सब जानते हैं, जी। सबको पता है, आपको पता है, मुझे ही पता ठीक है, और हर समाधान किसी पे को आ पता जाते है। हैं फिर। मेरे पास ठीक है, समाधान मेरी के बात विषय पे सुनिए। बात। जी। तो समाधान के लिए समाजवादी पार्टी क्यों नहीं सड़कों पर उतरती है? मैं वही कह रहा हूं। किसानों के लिए तो उतर जाती है क्योंकि राजनीति दिखती है वहां। अब देखिए, मैं उसी मुद्दे को इस समाधान के लिए क्यों नहीं पहुंचती है? मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। आप अगर मुझे बोलने का मौका दें तो मैं आपको स्पष्ट करूं जरा। देखिए, अगर कुछ गलतियां पार्टी की तरफ से हुई हैं, या कुछ चीजें हमसे छूटी हैं, तो हम आगामी चुनाव के में जो हमारा छोड़ के मैनिफेस्टो रखते है हैं ना? या जो भी है, छोड़ के रखते मेरी हैं बात क्या? पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाए। जी। यदि हमसे कुछ गलतियां हुई है, मैंने स्पष्ट तरीके से जिम्मेदारी से कहा, अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं या कुछ चीजें हमसे छूट गई हैं, तो उनको पूरी तरीके से दोबारा क्रियान्वित करना, उनको लागू करना, वो हमारी प्राथमिकता में है। ये मैं पिछली डिबेट में भी कह चुका हूं। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधान जिसको आज तक लागू नहीं किया गया है, अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य मॉडल पुलिस एक्ट 2006 लागू करके मॉडल पुलिस को लागू करना, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में समर्पित करना, यह हमारा पहला उद्देश्य होगा। दूसरा, सुरक्षित ना होने का सबसे बड़ा कारण मैं फिर आज दोहरा रहा हूं। एक मिनट विवेक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और गौरव जैन हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो एक सवाल मैं उनसे ले लूं। गौरव जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, अभी आज की बात नहीं है, हमने पहले भी देखा था, कुछ महीनों पहले हाथरस में भी ये घटना सेम हुई थी। सरकार जो है वो किसी भी तरीके, हर तरीके से असफल है। वो जो घटना है उन्हें दबाना चाहती है। आप देखिए, उस टाइम जो पुलिस की रिपोर्ट हुई थी उसमें दबाया गया था घटना को। बाद में जब हमने प्रदर्शन करा तब सीबीआई की जांच में सच्चाई सामने आई। तो सरकार जो है वो फालतू की चीजों में अपना पूरा कर रही है। आप देखिए, आंदोलनकारियों पर मुकदमे कर रही है, किसी और पर मुकदमे कर रही है, लेकिन जो सरकार का काम है, कि अपने नागरिकों को सुरक्षित करना, उसमें सरकार जो पूरी तरीके से विफल है। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि हम महिलाओं पे, खासतौर पे दलितों पे जिस प्रकार से अत्याचार बढ़े हैं पिछली कुछ सालों में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में कम हुए हैं? राजस्थान में जहां हम बोलते हैं, जहां पर भी नहीं हुए, वहां पर हर जगह आवाज उठानी चाहिए, लेकिन राजस्थान में कभी पुलिस ने दूसरी सरकार पर उंगली उठाने से पहले खुद की सरकार में क्यों नहीं देखा जा रहा है? झूठी रिपोर्ट नहीं ला रही थी। राजस्थान में कभी भी हमने सीबीआई से इनकार नहीं करा था कि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। यूपी में ये सब हुआ था। सीबीआई जांच तो हर उसमें एंगल में हो जाती है, हर सरकार में हो जाती है। सीबीआई जांच के लिए हर जगह बोल दिया जाता है। नहीं, लेकिन हमारी मेरा मंशा सवाल वहाँ सिर्फ पर ये, साफ है, अपराध यहाँ पे सरकार लगाम की क्यों मंशा नहीं? साफ नहीं है। सरकार की यहाँ पे मंशा ही साफ नहीं है, समझिए ना आप इस बात को। सरकार जो है वो दबाना चाहती है। हम कभी दबाना नहीं चाहते, हम चाहते कि जो गुनहगार हो वो सामने आए। अमित जी, सरकार की मंशा क्या है? अपराधियों को संरक्षण देना? देखिए, सरकार की मंशा साफ है। अपराधी जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। अगर पुलिस के ऊपर गोली से हमला होगा तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, सीधा स्पष्ट आदेश है। जहां तक की बात है, विवेक जी अभी बात कर रहे थे कि पुलिस एक्टिव वो उसको मतलब ठीक करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ विवेक जी से, आपने इसी उत्तर प्रदेश में 20 सालों में 3 बार राज किया है, तब आपने व्यवस्था को लागू क्यों नहीं किया था? आज आप 20 साल से राज करके आपने उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पाए, और 3 साल में आपको सीधे व्यवस्थाएं सुधारने की लोगों को आप बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे। जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? क्योंकि जब आप सत्ता में थे तब तो आपने अपराधियों का अपराधियों को सम्मानित करने का काम आपकी सरकार करती थी। और मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था तब आपके अखिलेश यादव जी सफाई में डांस देख रहे थे, लेकिन वहां पर जो लोगों की मौत हुई थी उन पर सुबह सुबह पे लाठीचार्ज करके उनको भगा दिया गया था। पीसीआर की टीम से मैं पूछना चाहूंगी, शायद तक गौरव जी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, साउंड में। गौरव जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, बोलिए, आपका क्या कहना था? आप कुछ पूछ रहे थे, शायद तक आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी। जी, मैं ये पूछ रहा था, देखिए आपने राजस्थान की बात करी, तो अगर हमारे वहाँ पर किसी भी विधायक पे या एमएलए पे वो होता, मुकदमा होता, तो हम कभी पीछे नहीं हटते। आप देखिए, कुलदीप सेंगर जी के केस में क्या करा था यूपी सरकार ने, क्यों कितने केस को दबाया गया, कितनी फाइल दबाई गई, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, आप पूरा प्रकरण उठा के देखिए। तो हम जो है कभी अपराधियों के साथ नहीं रहे। जो यूपी सरकार है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, यही हमारा कहना है, जिसकी वजह से जो उनके हौसले बुलंद हैं और वो दिन प्रतिदिन अपराध है महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, या कोई भी जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ जो अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो मानसिकता है और जो वो प्रोत्साहन दे रही है अपराधियों को, उसका नतीजा है। विवेक जी, आपका क्या कहना है? देखिए, हम विषय से फिर भटक गए, मैं बात पूरी नहीं कर पाया अपनी। जी, जी, तो मेरा यही कहना था कि सुरक्षा की बात, जहां तक मैं इनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि आलोचना और कुतर्क में मैं आज जाना नहीं चाहता। हम एक समाधान ढूंढने की दिशा में अगर डिबेट कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं जिसपे कि हमें आगामी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की अगर सरकार आती है तो जो हमसे, मैंने पहले भी कहा जिम्मेदारी से, अभी भी कह रहा हूं, जो काम हम नहीं कर पाए उसे हमें करना है।
उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आप मुझे समय दें बिना रोके। देखिए, जब तक किसी भी राज्य, जो सबसे सुरक्षित राज्य या जो क्राइम के ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सबसे कम राज्य क्राइम वाले हैं, वहां पे बॉर्डर स्कीम जो पुलिस की है वो लागू नहीं है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आज तक जो बड़ी समस्या बनी है, एक तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इतनी विस्तारित है कि बॉर्डर स्कीम के कारण जब आप पश्चिम के लड़के को या पश्चिम के आरक्षी को पूरब में भेज देते हैं, या आप इलाहाबाद के बच्चे को भेज देते हैं सीधे मेरठ, तो वहां पे क्या होता है कि सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय अपराधियों के बारे में जानकारी और क्षेत्रीय भाषा शैली से अधिक होने के कारण उसको कम से कम 6 महीने साल भर तो लग जाते हैं उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को समझने में, जो कि एक बहुत ही मानवीय आचरण है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सबके लिए साइकोलॉजिकल है। जैसे अगर आज आप और मैं बैंगलोर जाकर के वहां पे काम कर रहा हूं तो हमें भी समय लगता है चीजों को समझने में, और हमसे पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि पहले दिन से ही आप हमें रिजल्ट देना शुरू कर दीजिए, आप हमको सुरक्षित करना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम जब भी कोई घटना घटती है पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर देते हैं, दरोगाओं को सस्पेंड कर देते हैं, सीओ पे कार्रवाई हो जाती है, क्या उस क्षेत्र के पर्टिकुलर क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक सदस्य, बीडीसी, विधायक, क्या उनकी कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं बनती है? चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो हम आने वाले समय में, मैं इसको पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम सरकार में आते हैं तो हमने इसकी प्रारूप रेखा पूरी बना रखी है कि जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय अपराधियों के बारे में मेरी बात पूरी हो जाती है, मैंने टोका नहीं था, मेरी बात पूरी हो जाती है। क्षेत्रीय अपराधियों के बारे में, क्षेत्रीय अपराधियों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उस क्षेत्रीय दल के नेताओं को होती है या क्षेत्रीय नेताओं को, जनसेवकों को होती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी घटना के होने पे पूरी तरह से वो भी पुलिस का सहयोग करे, जो कि वो नहीं करते, क्योंकि जनरली देखा यह जाता है कि वो संरक्षण में रह जाते हैं। दूसरी चीज, जब तक पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से जमीनी स्तर के ग्राउंड फोर्स की बात मैं कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एसी ऑफिस में बैठ करके केवल कागज पूर्ति करते हैं। ग्राउंड फोर्स को जब तक आप पूरी तरह से छूट नहीं देंगे, आधुनिक सुविधाएं नहीं देंगी, उनको पूरी तरीके से मानसिक तनाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, वो पूरी तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से एनसीआरसी का रिपोर्ट है बकायदा, इस पे मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट है इस पे बकायदा, कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, पूरा पुलिस दल 4.25 लाख के आसपास फोर्स है, और मान के चलिए कि कम से कम 75% पुलिस जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट, बीपी, ब्लड प्रेशर, इन सब का शिकार है। ठीक है, अब आपने पहले तो मैं आपका ये जो आपने बोला कि और लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, ग्राम प्रधान की या सचिव की या आप वहां के सांसद की, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, बता दूं मैं आपको, अगर आपको ये नहीं पता, हम किस पर निर्भर है? हम ग्राम प्रधान के पास नहीं जाएंगे अपनी समस्या लेकर, हम पुलिस के पास जाएंगे, बिल्कुल। और पुलिस तब सस्पेंड होती है जब उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, जब उसमें आपने जितने भी, चाहे कुलदीप सेंगर वाला केस देखा हो, हाथरस देखा हो, उसमें पुलिस की तरफ से अविश्वास पैदा किया गया था, ठीक है, जिसपे तब कार्रवाई की जाती है। आप पूरा कर लीजिए, तब मैं पूरा आपकी बात रखूंगा। तो मैं इस पर फिर मैं कह रही हूँ, हमें पता है कि किस तरह की हमारी व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है, लेकिन इसको संवारने की दिशा में कार्य कब होगा? आप कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाए तब होगा, वो कहते हैं हमारी सरकार अच्छी है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो अच्छी है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अपने मित्र के सामने रख दिए हैं, ये सरकार तक पहुंचा दे, या सरकार अगर लाइव देख रही हो तो बॉर्डर स्कीम उत्तर प्रदेश से हटा दे। अगर आपको रिजल्ट ना मिल जाए, अपराध पे कंट्रोल ना मिले, तो आप बताइएगा, दोबारा लागू कर दीजिएगा। वही तो जो आपको सुन रहा होगा वो भी आपसे ये पूछ रहा होगा ना विवेक जी, कि 20 साल में आपने 3 बार राज किया उत्तर प्रदेश में, आप इतिहास में ही रहेंगे तो सर भविष्य कब बनाएंगे? आप इंटरनेट के जमाने से 4G पे आगे 5G लॉन्च होने जा रहा है, और आज भी हम इंटरनेट पे अटके हुए हैं। इससे कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कुछ सुझाव दिए हैं, निवेदन है कि आप इसको लागू करवा दीजिए, बस आप इसको लागू करवा दीजिए। लागू होगा, जो भी प्रदेश के हित में होगा सब लागू होगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज आप जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूं आपको आज। नहीं, आप टोकिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं करूंगा, आज हम समाधान का विषय ढूंढ रहे हैं। नहीं, हमारी एंकर ने पहले कह दिया, हमने पहले कह दिया था कि समाधान पे बात करेंगे। अगर समाधान कराना होता ना तो आपके नेता एक से एक बयान नहीं देने होते कि रेप हो गया, ये हो गया, रेप का तो नाम आपने लिया था, बैठी हुई है सामने, रेप का नाम आपने लिया था, रेप का नाम हमने लिया ही है, रेप का नाम तो आपने लिया है, हमने लिया ही नहीं था। आप बाइक चला के दिखा दीजिए, आप बाइक दौड़ा के दिखा दीजिए, आपके नेता ने किया है, आप बाइक सुबह से कोई बयान नहीं, आप बाइक आपने स्वयं स्वीकार किया, आपने अपने मुंह से कहा। ये देखिए, आप मेरे मुंह में क्या है वो तो जनता तय कर लेगी। नहीं, जनता तय नहीं, ये तो बाइक अभी चला दीजिए, दिख जाएगा। आपने लिया था, उन्होंने लिया था, आप दिखाइए, आप देख लीजिए। मैंने ये कहा, मैंने मीडिया रिपोर्ट के आधारित पे जो अभी यहाँ प्राइम टीवी पे चला था, उसमें यह था कि कई लोग कह रहे हैं कि रेप
हुआ है या रेप हो सकता है, तो मैंने उस आधार पे कहा कि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि जहर नहीं हुई। खुरानी की बात सामने, किसी ने ये नहीं बोला कि रेप हुआ है। जहर खुरानी की बात आई है सामने। शंका जताइए आपके नहीं। रिपोर्ट में, मैं कह रहा हूं चलाइए वापस रिपोर्ट, आपसे कह रहा हूं आप रिपोर्ट चलाइए। हम बिल्कुल चलवा दिया करिए, हम अभी चलाइए कि आप इसमें सुने पूरी रिपोर्ट पे, अगर कहीं भी है ये एंगल तो आप हमें तुरंत दिखाएं। हाँ दिखाइए आप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की घटना ने एक बार फिर सबको शर्मसार कर दिया है। उन्नाव जिले से जिस तरह की वारदात सामने आई है, इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 2 नाबालिगों की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान है, क्योंकि जिस तरह से नाबालिगों की हत्या की गई है वह दिल को दहला देने से कम नहीं है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बुबुरहा गांव में खेत से 2 नाबालिग लड़कियों का संदिग्ध हालत में शव मिला है। दरअसल चारा लेने के लिए 3 नाबालिग लड़कियां खेत में गई थीं। जब देर रात तक लड़कियां घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले परेशान होने लगे और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं। इसके बाद यह खबर सुनते ही परिवार में हड़कंप सा मच गया। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरी नाबालिग की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद गांव का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया है। पीड़िता के परिवार वालों को काफी बड़ा झटका सा लगा है। इस घटना पर पीड़िता की मां का रिएक्शन आया है। क्या कहा है पीड़िता की मां ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। कर ही रहे हैं। तो कैसे मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर ना बंधे रहे हैं, ऐसे पड़े रहे ऐसे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है। हम किसी के कहीं दे साहेब बताओ हमका, हम जब देखा नहीं न किसके कहीं दे। इस पर पीड़िता के चाचा का भी बयान आया है। क्या कहा है पीड़िता के चाचा ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। मालूम यही पड़ेगा, जब लड़का बयान देगी तभी मालूम पड़ेगा क्या होना। जिस तरह से ये घटना हुई है, इससे हर कोई स्तब्ध है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या है। आशंका तो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की भी जताई जा रही है, लेकिन इस बात का पता तो जांच के बाद ही लग पाएगा। घटना के बाद परिवार का माहौल एकदम गमगीन हो गया है। घर से लेकर गांव तक शोक की लहर है। वहीं हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। इसके साथ ही 19 दरोगाओं, 70 मुख्य आरक्षी, 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं पीड़िता के गांव में कई लोग धरने पर बैठ गए हैं, के साथ सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर विपक्षियों ने भी सरकार का जमकर घेराव करना शुरू कर दिया है। इस घटना पर कांग्रेस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला व सम्मान व मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वे याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रतिक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है। तो शायद तक इस वक्त हमारे साथ आशीष कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं स्काइप से। अमित जी, शंका दूर हुई? चलिए, अब आगे आपने नहीं दिखाया, कोई बात आगे नहीं। अरे पूरा कंप्लीट कर दिया पैकेज। देखिए, स्वीकार कर लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी तय हो जाती है, बस और कोई बात नहीं। आपने इसके आगे एक लाइन मैं आपको बता देता हूं ना। अभी आप जब लाइव देखेंगे तो उसमें ये चीज थी कि कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि ये चीजें हो सकती है। मानसिकता आप अपनी सुधारिए, क्योंकि आपकी पार्टी की मानसिकता पूरा देश जानता है। व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। देखिए, आपने पूरी डिबेट सुन ली, पूरी लाइव बाइट सुन ली। मैं भी कह रहा हूं ना। अब मैं 1 मिनट बोल लूं? आप एंकर पे सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमें भी पता है कि जहरीले पदार्थ की पुष्टि हुई है। हमने रेप की बात कहीं से नहीं करी है, ठीक है? आपने मुझसे ये बोला जो मैंने अपने एंकर में कि कब इन दरिंदों से छुटकारा मिलेगा, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। आपने उस पर सवाल खड़ा करते हुए आपने बोला था
कि यहाँ पर रेप की बात नहीं हुई है। मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है, शायद आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप एक बार रिवाइंड करके उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा कि क्या बोला था। दरिंदों का मतलब सिर्फ बलात्कारी नहीं होते हैं, वो सब दरिंदे, वो सब अपराधी उसी मानसिकता के होते हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना हो, वो भी उसी श्रेणी में आएंगे। आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, आपका आज की उन्नाव घटना को लेकर क्या कहना है? देखिए, आपका धन्यवाद। आज की उन्नाव की घटना विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अपराध प्रदेश की श्रेणी को दर्शाती है कि ये जो उन्नाव की घटना है पूरे समाज, सरकार, प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस की लिपापोती और लापरवाही को दर्शाती है। आज पूरे देश के लोगों का और समुदाय का हृदय विदारक की परिस्थिति में है कि इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार के कि आपके प्रदेश में जब हाथरस जैसी भयावह घटना घटित हो सकती है, बदायूं में महिला के साथ सार्वजनिक स्तर पर सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है, और अब उन्नाव की घटना जैसी घटना को यदि अंजाम दिया जा सकता है, तो आपका पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? एक और हत्या पे कहां थे? हत्या पे कहां थे? हमारा मुद्दा हाथरस नहीं, रिंकू सर वो हत्या नहीं दी, नहीं वो हत्या नहीं दी। मैं आपको मौका दे रही था, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। बर्बरता बरती जा रही है, उनके विरुद्ध प्रताड़ना की जा रही है। आज देश के दलित समुदाय भाजपा सरकार के शासन में सुरक्षित नहीं है। देश में दलित समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और एक मिनट मुझे सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, आपकी वीडियो क्लिप में अभी इस बात को अंकित किया गया कि पूरे गांव को पुलिस छावनी में परिवर्तित कर दिया गया है। यदि यही परिस्थिति उससे पूर्व की गई होती तो आज देश की दलित बेटियां, 2 दलित बेटियों का निधन नहीं हुआ होता, और एक दलित बेटी जो अस्पताल में मरणासन की परिस्थिति में है, अपने जीवन से संघर्ष कर रही है, ये परिस्थिति का सृजन नहीं हुआ होता। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि निष्पक्ष जांच हो, व जो बेटी अस्पताल में अपने जीवन से संघर्ष कर रही है इस वक्त की अपडेट, एक मिनट मैं आपको रोकूंगी आशीष जी, माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है जिसमें सफेद वर्दी में आकर, कुछ सादी वर्दी में आकर पुलिस वालों ने पीड़ित के पिता को उठा के वो ले गई हैं। इस वक्त की अपडेट आ रही है, अब बताइए अमित जी। देखिए, उठा ले गई नहीं है, जो चीजें अगर बातचीत अगर पुलिस अपनी जांच कर रही है तो बात तो करेगी परिवार से, तो कैसे होगी आप बताइए? आप मीडिया तय करेगा कि कैसे बातचीत होगी। अरे एक मिनट बताइए ना, आराम से सवाल कर रही हूँ मैं, आप मुझे मेरे सवालों पर भड़किए मत। नहीं, मेरा काम है पूछने का, आप पूछिए। इनके पास इस समय जवाब देने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। ये पिछली घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या पुलिस अगर जांच के लिए अगर उनको बुलाती है तो क्या गलत है क्या? जी, लेकर नहीं गई है, उठा के ले गई जबरदस्ती। देखिए वो आप के मीडिया तय नहीं करेगा कि वो उठा के, चलिए मीडिया ये नहीं तय करेगा। देखिए, चलिए ठीक, उठा के क्या पुलिस अपने गोदी में उठा के ले गई है क्या? पुलिस अपनी गोदी में उठा के ले गई है क्या? पुलिस अपनी गोदी में उठा के ले गई है क्या? अमित जी एक मिनट, बहुत ही आराम से। जी, जेसीबी के साथ शवों को दफन करने आनन फानन में पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे थे? देखिए, उसके लिए भी सीबीआई जांच हुई है, सीबीआई जांच चल रही है। देखिए जांच चल रही है। देखिए विवेक जी, आप तो जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ वो हमसे प्रश्न पूछे, बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे हम, क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? एक मिनट अमित जी माफ कीजिएगा, अमित जी एक मिनट निखिलेश जी, मुख्यमंत्री आपका एक मिनट अमित जी, हम वापस इन लोग की चिल्लम चिल्ली चालू रहेगी, लेकिन हम अपने मुद्दे पर हैं और हम महिलाओं की सुरक्षा पे बात करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक,
सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। तो एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हमारी इस हॉट टॉपिक डिबेट पर लगातार जो माहौल था वो थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था, तो उसको शांत करने की भी जरूरत थी। लेकिन हम वापस आते हैं और मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूं अमित जी आपसे, जेसीबी आती है, शव को दफनाने की कोशिश की जाती है, पीड़ितों और तमाम जो वहां के ग्रामीण थे उनके द्वारा उन्हें रोका जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि हम खुद गड्ढा खोद देंगे। मानवता कहाँ है? पुलिस को इस तरह से कदम क्यों उठाने पड़ते हैं कि वो आनन फानन में दो शवों को अपनी ही गाड़ी में भर के, मतलब एम्बुलेंस तक का वेट नहीं किया जाता, अपनी गाड़ी में भरा जाता है और ले जाया जाता है। अब पीड़ित परिवार के पिता उन्हें उठा के ले गए। देखिए, उठा के नहीं ले गए, मैं उठाई के लेके गए हैं, तो क्या गोदी में उठा ले गए? नहीं, मुझे बताइए ना। जी देखिए, जांच प्रक्रिया चल रही है, मुझे पुलिस कैसे भी ले गई है, मेरा कहना है कि हमें जांच पर विश्वास रखना चाहिए और जांच होके आएगी, न्याय मिलेगा पीड़िता को, विश्वास रखिए। मैं दूसरी तरफ जहां तक की सुधार की बात है, आज उत्तर प्रदेश में पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आपके आंकड़ों में भी बताना चाहता हूं, और इसलिए पिछले सरकारों पे जाता हूं क्योंकि जो अपराध हुए पिछली सरकार में उनको न्याय हमारी सरकार दिलाने का काम कर रही है। फिर चाहे वो जमीन किसी की हड़पी गई हो, उसको भी इसी सरकार में वापस दिलाने का काम अपराधियों से हमारी सरकार दिला रही है। एंडिंग की तरफ मुझे जाना है, समय की कमी है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि हम अपने गिरेबान में झांके तो हम दूसरों पर सवाल उठा लें। मैंने सिर्फ आपकी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया, मैंने सपा की सरकार हो, कांग्रेस या आम आदमी जो अपना मॉडल, दिल्ली के मॉडल पर जो उत्तर प्रदेश में काम करने वाली, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि क्यों इस तरह की चीजें होती हैं कि आप लोगों को या किसी भी सरकार में छुपाने पड़ जाते हैं तथ्य। क्यों, मतलब उठा के क्यों ले जाने की नौबत? दो नाबालिगों को आपको पुलिस की वैन में ले जाना पड़ता है अस्पताल तक। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उस समय क्या परिस्थिति थी, सरकार को हटा दीजिए ना किनारे। नहीं, तो मैं आपसे कहता हूँ इंसानियत के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर ये जान के किया जाएगा तो अन्याय है। लेकिन उस समय क्या की परिस्थिति थी कि एम्बुलेंस को फोन किया गया नहीं कि जल्दबाजी में कि भाई इनको एम्बुलेंस जब तक आएगी उससे पहले इनको ले जाके गाड़ी में अगर एडमिट करा दे तो शायद इनकी जान बच जाए, ये भी एक बात हो सकती है। तो मौके पर क्या व्यवस्था थी वो वही बता सकते हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ आशीष जी, क्या जब ऐसी ही व्यवस्था रहेगी तो क्या जो लोग हैं वो पुलिस पर भरोसा जता पाएंगे? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उचित है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पूर्व ही पुलिस बल पर जिस तरीके से प्रहार हुआ उसमें पुलिस की मौत हो गई। स्वयं पुलिस सुरक्षित नहीं है, दलित समुदाय सुरक्षित नहीं है, और जहां पर पुलिस को अपनी औचित्यपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए वहां वह निर्वहन नहीं कर रही है, वहां वह कर्तव्यहीन दिख रही है। मुझे बताइए, जब हाथरस की घटना हुई तो डीएम साहब ने कहा रेप नहीं हुआ है, और लेकिन अमित जी आपसे सवाल करें, 70 सालों तक कहाँ थे? क्या आपकी सरकार से ज्यादा आपकी भी सरकार है राजस्थान में, ठीक है मैं पूछ ले रही हूँ अमित जी, 70 साल में तो बहुत आपकी सरकार है, 20% की वहां पे बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से लगातार जो क्राइम रेट है वहां पे बढ़ता ही जा रहा है। आशीष जी आपको आवाज आ रही है? आशीष जी अब इनको नहीं सुनाई देगा, शायद अब इनको नहीं सुनाई देगा, इनके पास जवाब क्योंकि है नहीं इसी से। नहीं, 70 साल की बात नहीं है। मुझे ये बताइए, 70 साल पर प्रश्न मत खड़ा कीजिए। दलितों के हितार्थ में और उनके संरक्षण में ही एससी एसटी की बात नहीं है। ये सिर्फ दलित पे रोना रोएंगे। राजस्थान में दलित बेटी को जिंदा जला दिया, वहां क्यों नहीं गए वो? उस पर ट्वीट क्यों नहीं किया इन्होंने? बताइए। जब तक महिला सुरक्षा का कानून महिलाओं के अनुसार नहीं बनेगा। जाति नहीं, प्लीज, जाति धर्म के नाम पर ये आप लोग ने कर करके ना, मैं सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करना चाहती हूँ आज। मैं मूडी में नहीं हूं राजनीति में, सिर्फ महिला सुरक्षा की बात करिए। क्यों लगातार क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं?
क्यों हमारी जो बनी हुई है, हमारी लॉ जो बना हुआ है, उस पर क्यों संशोधन नहीं होता, क्यों बदलाव नहीं होते, क्यों उसके लिए आवाजें नहीं खड़ी की कांग्रेस केवल इतना बता दे कि इनके पास अगर इसका कोई समाधान है तो उसका उपाय बताइए। संशोधन कीजिए, कानून बनाइए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए। जब कानून और व्यवस्था लिपापोती की व्यवस्था में है, कौन बनाएगा? निरंतर केंद्र में जिसकी सरकार होगी वो बनाएगा ना। अभी तो है ठीक है बीच पे बीजेपी की, आपकी भी तो थी। मैडम आपको मैं उत्तर देना चाहता हूं, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी और निर्भया की घटना हुआ तो सीआरपीसी में हमने संशोधन किया था। आपको पता है सीआरपीसी के कानून में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, ये कांग्रेस की सरकार लाई थी, उस वक्त एनडीए की सरकार नहीं थी जी। ठीक है, तो एक कानून ले आने से क्या क्राइम रेट कम हो गया? एक कानून लाए थे 2005 जो हजारों ठीक है, विवेक जी आपका क्या कहना है? आशीष जी एक मिनट, विवेक जी आपका क्या कहना है? देखिए, मैं या तो आप मुझसे समाधान ले लीजिए या तो आलोचना करवा लीजिए। तो मैं समाधान पे आना चाहूंगा। मेरा मानना है कि देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं, उत्तर प्रदेश में जब तक यूपी पुलिस की बॉर्डर स्कीम नहीं हटेगी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी उनको आधुनिक उपकरण दे दीजिए, आप अपराध को नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस समय पुलिस के अनुकूल नहीं है और पुलिस भी उसके अनुकूल नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं दोनों बातों पर आ रहा हूं। और दूसरी चीज, महिलाओं का कानून, महिलाओं का सुरक्षा कानून, महिलाओं का सुरक्षा कानून अगर आप चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा कानून को महिलाओं के अनुसार बनाइए, कमेटी बनाइए जिसमें महिला खुद हो, सारी महिलाएं, और वो डिसाइड करें कि क्या कानून बनने चाहिए और क्या दंड विधान होना चाहिए। जनरली देखिए, हमारे ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 विषय की चीजें हैं जिन पे हमें आज काम करने की जरूरत है। आप जब तक बॉर्डर स्कीम नहीं हटाएंगे, पुलिस को आप फ्री हैंड नहीं देंगे, ग्राउंड फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तब तक आप नहीं कर सकते पूरी तरह से कानून को कंट्रोल। और दूसरी बात, राज्य सुरक्षा आयोग की जो कार्यकारिणी को बंद किया गया मौजूदा सरकार द्वारा, उसको पुनः स्थापित करते हुए निवेदन है कि मेरी ये सारी जो सुझाव हैं, आप इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए योगी जी तक पहुंचाएं और इस पर क्रियान्वयन करें। विवेक जी, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, सब सुन रही हूँ। सपा की सरकार में तो कार्रवाई तक नहीं होती थी। नहीं, सपा की सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी। इतने हैं, मैं आपको कितने दिखा दूं, मैं मान सकता हूं, लेकिन सपा की सरकार, मैं आपकी, चलिए आप कह रही हैं, मैं मान लेता हूं। हालांकि ये चीज मेरे लिए पर्सनली एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन क्या आपका यह कहना है कि सपा की सरकार में जिस तरह हाथरस में गांव वालों को, घर वालों को डिटेन किया जा रहा है, उस तरीके से क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी किसी भी रिपोर्टर को, पत्रकार को रोका गया? क्या कभी किसी पत्रकार पर ऐसे लागू किया गया? क्या कभी किसी भी सामाजिक व्यक्ति की या सामाजिक सत्यता को दबाने का प्रयास किया गया इस तरह की जघन्य घटनाओं में? मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि अगर हमसे गलतियां हुई हैं, हम उसको सुधार की तरफ लेके जाएं। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 लागू करवा दीजिए, आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और स्थिति। अब देखिए, फिलहाल तो मौजूदा सरकार के हाथ में यह विषय है कि वो चाहे तो लागू कर सकती है। मैं तो फिर कि हमारे क्यों नहीं आया लोगों के दिमाग में? नहीं, हम उस दिशा में बढ़े थे। देखिए, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हमने बॉर्डर स्कीम भी हटाई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे होने के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट प्रेषित की गई, बाकायदा उस भ्रामक तरीके से रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पे हम उस समय नहीं समझ पाए और उस गलती को स्वीकार हम आज भी करते हैं कि हमको उस समय वो बॉर्डर स्कीम दोबारा नहीं लागू करनी चाहिए थी। आज आप स्कीम हटा दीजिए, बॉर्डर स्कीम हटा दीजिए, आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आशीष जी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं आज आपको सुझाव दे रहा हूं। मैं आज आपसे कोई बहस तर्क नहीं कर रहा। नहीं, मैं अपने मित्र की बात कर रहा हूं। आप मेरे सुझाव ले जाइए, आप लागू करवाइए। आपके सुझाव तो ले रहे हैं। आपने बोला बॉर्डर से पुलिस की तैनाती कम कर दी जाए, तो बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा? नहीं, कम आप समझिए क्या बॉर्डर स्कीम ये होती है कि जैसे आपने गाजियाबाद के बच्चे को उठाया, वहां का एक कांस्टेबल है, उसको उठाया, आपने इलाहाबाद में पोस्टिंग कर दी उसकी, सिर्फ इस आधार पे कि वो वहां रहेगा, अपने आसपास के जिलों में रहेगा, तो क्षेत्रीय अपराधियों से साठगांठ करेगा। जबकि सत्यता यह है कि आईपीएस अपने जिलों में रह सकते हैं और उच्च स्तर के जितने भी अपराध हैं, जैसे अब देखिए सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें 2 आईपीएस अधिकारी, 1 आईएएस का नाम आया। और अभी भी कानपुर प्रकरण में, बिकनू कांड में जिस तरीके से आईपीएस अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देखिए पुलिसिंग को अगर आपको सही करना है तो पुलिसिंग के पैरामीटर पे सही करना पड़ेगा, आधुनिकता में करना पड़ेगा। आप मुझे एक बात, 2 मिनट का समय लूंगा। आप 1861 के रेगुलेशन, जब उस समय पुलिस बनाई गई थी, वो आंदोलन का दमन करने के लिए बनाई गई थी। और आज हम लोकतांत्रिक देश में अगर जी रहे हैं तो हमें आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार पुलिसिंग चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता सही करनी होगी। 2006 के हम सुप्रीम कोर्ट चेंज कर ले, हम अपने चाहे जितनी चीजें चेंज कर ले, अगर मानसिकता नहीं सही है, मैं वही पे आ रहा हूं। अगर आपके सरकार के जो सुप्रीमो वो ये बात कहेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो लड़कों से तो गलती होगी। मैंने वही कहा, आप फिर उसी बात को अन्यथा लेके जा रही हैं। मैंने कहा आप मेरे साथ चलिए, आप जेलों के बाहर जो लिखा होता है स्वयं देखिए, स्वयं आकलन करिए, तो आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। ठीक है, अमित जी
आपके लिए खास ये और एक लास्ट बाइट एक मिनट विजुअल पर डाल ले जरा जी, ये बताइए, इस पर थोड़ा जवाब मैं चाहूंगी, लेकिन पहले हम देख ले। आपने बोला गोदी में उठा के लेके जा रही हैं यार, बताइए। जिसकी 2 बेटियां मर चुकी हैं, मतलब जिस तरीके से उनके साथ घटना हुई है और जिस प्रकार से ये अब इस तस्वीर के बाद मेरे पास तो कहने को कुछ बचा नहीं है कि मैं इस पर क्या, आप पुलिस का गलत आप क्या टिप्पणी करेंगे ये आप बता दीजिए। आपने बोला गोदी में उठा के लेके गई, देख लीजिए गोदी में उठा के लेके गई, को साधने के लिए मौजूदा कितने प्यार से गोदी में उठा के लेके पुलिस का गलत दुरुपयोग कर रही है, गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है। पुलिस के कंधे पे नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ सही से देखिए, पुलिस के कंधे पे नहीं है, आप सही से देखिए, आप देख लीजिए। एक मिनट मैं ये भी क्लियर कर दूं, सिविल ड्रेस में ही आए हैं, ये भी पुलिसकर्मी ही है। क्या बात, पुलिस इतनी खड़ी है वहां पर। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है स्वीकार न करना। आप स्वीकार कर लीजिए, हो सकता है कि बयान लेके जा रहे हो मैं इसको, लेकिन जिस तरीके से गलत। एक मिनट विवेक जी, मैं आऊंगी, मैं इस समय ये अमानवीय है मैम, ये आप चला रही है, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देख करके उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही है। ठीक है विवेक जी, उत्तर प्रदेश की कोई छवि नहीं, हम सपा के विजुअल्स लाने में भी देरी नहीं करेंगे विवेक जी, कोई दिक्कत नहीं, आप ले आइए, आप इस तरह का सपा का विजुअल लाइए जिसमें कि पत्रकारों को रोका गया हो, मेरे पास आप ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आंकड़े दिखाइए, मेरे पास भी आंकड़े। राजनीति नहीं भैया, राजनीति नहीं चाहिए मुझे, तो पुलिसिंग पे सुझाव दे रहा हूँ, लीजिए ना। मैं सुझाव सुन चुकी हूँ विवेक जी आपके, लेकिन अपनी सरकार में लागू क्यों नहीं किए, जनता पूछ रही है। आप कर दीजिए महाराज। आशीष जी ठीक है, मुझे आप दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए और इसी पर आप रहिएगा। आशीष जी सवाल मेरा आपसे है, इस तरह से पहले उन दोनों नाबालिग बच्चों के शव को पहले पुलिस अपनी वैन में भरकर ले जाती है कि जैसे, एक मिनट विवेक जी मैं आऊंगी, उसके बाद जेसीबी से उन्हें आनन फानन में दफनाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद तुरंत पुलिस आती है। जिस हालत में एक बाप की क्या हालत होगी इस समय, क्या बीत रहा होगा उस हालत में उन्हें उठा के ले जाना, कहां का इंसाफ। देखिए, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी बात में हस्तक्षेप ना करें। देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि पूरी तरीके से इसको, ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना को हाथरस की घटना का मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो शवों को, जिस शवदाह को एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए, उनको ही पुलिस अपनी वैन में ले जा रही है और उनके पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस परिस्थिति में जो हृदय विदारक है और दारुण अवस्था में इन 2 दलित बेटियों का निधन हो चुका है, किंतु उसके पश्चात भी ये भाजपा और योगी जी की सरकार देश में दलित और महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके पश्चात भी मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है। आज समस्या है ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझाओ कि राजस्थान में भी दलितों के साथ क्या होगा, आगे तो झूठ बोलोगे, योगी जी से डरता नहीं हूँ। आगे तुमसे कौन डरता है, राहुल गांधी से कौन डरता है, टीवी पे हमने डरते हो, तुम्हारे राहुल से कौन डरता है, पप्पू से कौन डरता है। अपनी मर्यादा को प्लीज, आप ऐसी मर्यादा मत खोइए अपनी कि आपको बात, ठीक है अमित जी प्लीज, अमित जी मैं अपनी डिबेट में मर्यादा के परे कोई भी जाएगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे चाहिए नहीं वो इंसान। एक मिनट आशीष जी, आप, अरे भैया आप लोग प्लीज थोड़ा तो मर्यादा का ध्यान रखिए, हम कितने संवेदनशील मुद्दे बात करें आप उसका ध्यान रख लीजिए। मैं भी एक औरत हूं, मुझे भी ये चीज चाहिए कि हमारे वहां ऐसी नीतियां बने, हमारे वहां ऐसी नीतियां बने कि अपराधी अपराध करने से कांपे, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार हो। सिंपल, मैं सीधे, मेरे वक्त खत्म हो रहा है, मैं सीधे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, क्या अपराधियों पे लगाम कसने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाना बाकी रह गया है या समाधान की ओर हम आगे बढ़ेंगे? क्या कभी हमारे भारत में भी अपराधियों के रूह कांपेगी किसी अपराध को करने से पहले, नजरें उठा के लड़कियों को देखने से पहले? तीनों से जवाब मुझे एक एक करके चाहिए, पहले आशीष जी आपसे। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो एकदम वाजिब है कि केवल कानून और व्यवस्था में सुधार करने से नहीं, किंतु जो हमारे देश के लोग हैं, ये जो पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है, उस सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। किंतु जितना सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उतनी ही सरकार की जिम्मेदारी, कानून और व्यवस्था और प्रशासन का दायित्व और जवाबदेही भी है कि जिनको सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यही में संक्षिप्त में उत्तर है मेरा। ठीक है,
विवेक जी, मैं बिल्कुल खत्म करने पर हूं डिबेट, क्योंकि मुझे अब इस पर कोई राजनीति नहीं चाहिए। अमित जी, मैं आपसे भी आग्रह कर रही हूँ और आशीष जी, मैं आपसे भी आग्रह कर रही हूँ। सिंपल, मैं जिम्मेदारी, आप लोग इंसान हो, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है कि आपकी जो भी सरकारें हैं उसमें कौन सी ऐसी कमियां हैं जहां पर लड़कियों के ऊपर इस तरह की, मैं भी निकलती हूं, अगर आंखों से बलात्कार होता है, बलात्कार सिर्फ आपके छूने से नहीं होता है, आंखों से भी होता है, उन आंखों में इतना खौफ भर दीजिए कि वो आंखें उठ ही ना पाए एक महिला की ओर। बोलिए विवेक जी। देखिए, सबसे पहले जो हमें सुरक्षा देती है पुलिस, मैंने पहले ही कहा आपको, उसका आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है और पुलिस एक्ट के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करना बहुत जरूरी है, जो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे तो 17-18 राज्यों ने अंशपूर्ण रूप से उसको लागू किया था और आज उनकी स्थिति हमसे बहुत बेहतर है। तो मेरा निवेदन है कि पहले मॉडल पुलिस एक्ट लागू करते हुए बॉर्डर स्कीम को हटाया जाए, ठीक है। उसके बाद जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून है उसमें महिलाओं की, बुद्धिजीवी महिलाओं के वर्ग की कमेटी बने, वो खुद निर्णय करें, निर्णित करें कि उस महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु किस प्रकार के कानूनों को बनाना चाहिए। ये महिलाओं का अपना विषय है, महिलाओं को भी एक मजबूत स्तंभ देना बहुत जरूरी है इस विषय पर। ठीक है, अमित जी, आपका क्या कहना है? देखिए कीर्ति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस भी समाज का ही हिस्सा है, लेकिन मैं इतना जो ईमानदारी से मानता हूं कि जैसे एक मछली तालाब को गंदा करती है, उसमें भी कई पुलिस प्रशासन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम हो जाता है। तो पुलिस को भी अपने अंदर थोड़ी सी सगम स्वभाव करना पड़ेगा। पुलिस के पास अगर कोई आता है तो पुलिस को इतना विश्वास जगाना पड़ेगा कि कोई अगर पीड़ित आता है तो उसको उसी तरीके से प्यार से समझा के उस पर उनकी किए गए जो शिकायत है उस पर कार्रवाई मौके पे कर देती है। राजनीतिक दखलबंद कर दीजिए। योगी सरकार के जिस तरह से पिंक बूथ बनाया गया है, मैं बिल्कुल इस नहीं, पिंक बूथ की हम भी सराहना करते हैं, पिंक बूथ की हम सराहना करते हैं। महिलाओं के लिए जिस प्रकार से इन्होंने किया, कुछ तो किया, कम से कम कुछ तो किया। बिल्कुल विवेक जी, ये चीज मैं करूंगी, लेकिन अमित जी, सवाल फिर वहीं पर आके खड़ा हो जाएगा जो मैं नहीं चाहती हूँ कि सरकार आपकी है, मेरी नहीं है, लगाम आपको कसनी है, मुझे नहीं। आशीष जी, देखिए, लगाम कसी जा रही है और आपको भी पता है इस सरकार में कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको जबरन रिटायरमेंट भी दिया गया, जो अपने कार्यों से अधिकारी नहीं, वो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी। अधिकारियों पे तो आप कार्रवाई करते ही नहीं है, नहीं करते चुनाव प्रकरण के 2 IPS, 1 IAS। अनंत बहस है ये। आशीष जी, आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की बहसबाजी से सिर्फ लगाम लगेगी या फिर उन अपराधियों के आंखों में वो खौफ भरना, कोई तो सरकार आएगी? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि अपराधियों का खौफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज असामाजिक तत्व और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन पर लगाम लगने के लिए पुलिस प्रशासन सरकार तीनों को अपनी समान भागीदारी की भूमिका का निर्वहन करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सदैव आलोचना करेगी, हमें साथ मिलकर और सशक्त तौर पर मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और आज जो देश की बेटियों के साथ घटना घटित हो रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार का दायित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसी मंच पर तो एक साथ आइए, किसी मंच पर तो राजनीति छोड़िए, किसी मंच पर तो बोलिए कि हम एक साथ हैं और भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है। मैं अंत करती हूँ उस डिबेट का, और हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता अमित त्रिपाठी, सपा नेता विवेक पांडे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ नीलम यादव जुड़ी थी, वहीं गौरव जैन भी कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़े थे और आशीष कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे। तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये डिबेट अंत की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन ये मुद्दा आज भी अनंत सवालों के साथ जिंदा है कि कब महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कब महिलाएं इंडिपेंडेंट फील करेंगी और कब वो कानून बनेंगे जो अपराधियों के नजरों में वो खौफ पैदा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। प्राइम डिबेट में किसी अगले मुद्दे के साथ कीर्ति मंडूला फिर हाजिर होगी और इसी तरह से सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा।